हेलो गाइस, मैं दीपक सिन्हा आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूँ। आप लोग देख रहे हैं स्टडी नमः। आज पार्ट 5 में मैं आप लोगों को भारत और इजराइल के संबंध के बारे में बताऊंगा। हालांकि इजराइल के बारे में आपकी बुक में नहीं दिया गया क्योंकि ये न्यू सिलेबस में ऐड किया गया है, तो हमें अगर इसके बारे में पढ़ना है तो नेट से ही थोड़ी सी जानकारी लेनी होगी। तो मैंने नेट से अपना एक नोट्स तैयार कर लिया है और मैं आप टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता उस नोट्स को बोर्ड के ऊपर लिखकर, तो मैं आपको रजिस्टर के माध्यम से ही टॉपिक क्लियर कराना चाहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भारत और इजराइल के संबंध। सन 1992 तक भारत और इजराइल के बीच किसी प्रकार का कोई भी संबंध नहीं था। भारत की आज़ादी 1947 में हो चुकी थी, मगर इतने लंबे समय तक इजराइल के साथ भारत के संबंध स्थापित क्यों नहीं हुए, ये एक प्रश्न बन जाता है। तो इसी प्रश्न को समझने के लिए हमें पहले इजराइल के बारे में जानना आवश्यक हो जाता है कि इजराइल का इतिहास हम जाने कि ऐसा क्या था कि भारत के संबंध इजराइल के साथ 1992 तक स्थापित नहीं हुए। तो थोड़ा इजराइल के बारे में हम चर्चा करते हैं। पॉइंट इस तरीके से है कि जब भी इजराइल का नाम आता है यही पता चलता है कि यहूदियों और मुसलमानों की लड़ाई 1000 साल से चल रही थी। यहूदी और मुसलमानों की लड़ाई 1000 साल से चल रही थी जब भी हम इजराइल का नाम लेते हैं। नेक्स्ट, इजराइल ने इस्लाम के खिलाफ जंग छेड़ रखी थी। इजराइल ने इस्लाम के खिलाफ जंग छेड़ रखी थी। इनके बारे में यही कहा जाता है कि इजराइल और फिलिस्तीन लड़ाई इतनी जटिल है कि इसे समझना आसान नहीं है। फिलिस्तीन मैंने शब्द का लिया भी, फिलिस्तीन जो कि अरब मुस्लिम है, यानी कि फिलिस्तीन बोल रहा हूं यानी कि अरब मुस्लिम। और आप लोगों को मालूम ही है कि इजराइल ने क्या किया था, इस्लाम के खिलाफ जंग छेड़ रखी थी। इन दोनों समुदाय ने एक ही जमीन को अपना मान लिया था, यहूदियों ने और फिलिस्तीन अरब मुसलमानों ने, और ये दोनों अपनी पहचान के लिए आतुर थे। ये इन दोनों के मन में यही था कि हम अपनी पहचान को किस तरीके से समाज में पूरे विश्व में लेके आ सकें। आगे बढ़ते हैं। दुनिया में फैले हुए यहूदी तरह तरह के अत्याचारों से परेशान थे और अपने लिए एक देश चाहते थे। यहूदी क्या चाहते थे? अपने लिए एक देश चाहते थे। और फिलिस्तीन अरब मुसलमानों ने अपना अधिकार बताया हुआ था। सन 1947 में अरबों और यहूदियों के बीच युद्ध प्रारंभ हुआ। अरबों यानी कि मुस्लिम और यहूदियों के बीच युद्ध शुरू हुआ और 14 मई 1948 ईस्वी को इजराइल नामक एक राष्ट्र का उदय हुआ। यह विश्व में पहला एक यहूदी देश था, यानी कि इसमें यहूदियों को विजय प्राप्त हुई और विश्व के अंदर एक देश यहूदी स्थापित हुआ। कब? 14 मई 1948 ईस्वी में। अब यहाँ पे बात कनेक्ट करता हूँ कि भारत आज़ाद हुआ 1947 में और यहूदी देश बना, इजराइल बना 1948 में। तो आसपास ही दोनों के दोनों आज़ाद हुए थे, लेकिन 1992 तक इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित नहीं हुए। अभी कहानी और है, आगे चलते हैं। इजराइल फिलिस्तीन से अलग होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था। यह दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित है। जो इजराइल है वो दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित है। यहां तक आप लोगों ने बात समझ ली और 1948 तक आप लोगों ने समझ लिया कि इजराइल की स्थापना हो गई। विश्व के अंदर यहूदी नामक एक देश, यानी कि यहूदी धर्म का एक देश विश्व में स्थापित हो गया, जिसे इजराइल कहा जाता है। मैंने पीछे एक बात बोली ना कि क्या कारण थे कि 1992 तक इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित नहीं हुए। कारण दो थे। पहला, भारत गुटनिरपेक्ष राष्ट्र था जो कि पूर्व सोवियत संघ का समर्थक था
और दूसरे गुट की तरह इजराइल को मान्यता नहीं देता था। इस पॉइंट को जरा ध्यान से समझना, फिर से रिपीट कर देता हूं। भारत गुटनिरपेक्ष राष्ट्र था जो कि पूर्व सोवियत संघ का समर्थक था। दूसरे गुट की तरह इजराइल को मान्यता नहीं देता था। भारत 1947 में आजाद हुआ, अपने संबंध यह हर देशों के साथ अच्छा बना रहा था, मगर विश्व में इसने देखा कि जितने भी गुट उस टाइम हैं, उन गुटों ने इजराइल के साथ अपने संबंध स्थापित नहीं किए हुए। और अगर इसी बीच भारत इजराइल के साथ अगर किसी प्रकार का संबंध स्थापित करता तो भारत उस समय बाकी अन्य देशों के से बुरा बन जाता। समय की मांग ये कह रही थी कि अभी हमें विश्व के अन्य देशों के साथ ही मिलकर चलना चाहिए। तो हमने इजराइल के साथ अपने संबंध को शुरू करने की चाह नहीं रखी। दूसरा मुख्य कारण था फिलिस्तीन की आजादी का समर्थक रहा भारत। भारत फिलिस्तीन की आजादी का समर्थक रहा। ये दो बड़े कारण थे जिसके कारण भारत और इजराइल के संबंध स्थापित नहीं हो पाए। समय काल आगे बढ़ा। एक लंबे समय के बाद भारत की सोच में बदलाव आया, और वो ये बदलाव था कि सोवियत संघ के पतन तथा पाकिस्तान के गैर कानूनी घुसपैठ के चलते राजनीतिक परिवेश में परिवर्तन आया और भारत ने अपनी सोच बदलते हुए इजराइल के साथ संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया और 1992 में नए दौर की शुरुआत हुई। में सोवियत संघ का विघटन हो गया। रूस उत्तराधिकारी के रूप में सामने आया। भारत के संबंध रूस के साथ अच्छे थे ही थे, लेकिन अब भारत की सोच बदल रही थी क्योंकि राजनीतिक परिवेश में परिवर्तन आ रहा था। तो भारत ने इजराइल के साथ अपने संबंधों को बढ़ाने की शुरुआत करी और 1992 से एक नया दौर स्टार्ट हुआ। अभी ये दौर स्टार्ट ही हुआ है, ये नहीं कि हम फटाफट इजराइल के साथ हुए और व्यापार करना स्टार्ट कर दिया। यानी कि हमने अपनी एक सोच, सकारात्मक सोच इजराइल के साथ रखी। अब हम इजराइल के साथ व्यवसाय या किसी प्रकार के समझौते कर सकते थे। कहानी आगे बढ़ी और कांग्रेस की हार के बाद भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आते ही भारत और इजराइल के मध्य सहयोग बढ़ा। कांग्रेस तो अभी विचार करके आगे बढ़ने की रणनीति ही बना रही थी, मगर बीजेपी की सरकार उन 2014 में और नरेंद्र मोदी ने इजराइल के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना शुरू कर दिया। ये बात तो माननी पड़ेगी नरेंद्र मोदी जी की कि अपने प्रधानमंत्री काल में उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए जो भारत के अंदर पहले से सोचा जा रहा था इसके बारे में कि ये काम हमें करना है, मगर मोदी जी ने डंके की चोट पर अपने सारे काम किए। भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद इजराइल और भारत के संबंध में एक चढ़ाई आई। इसका मुख्य कारण भी है इजराइल का, क्योंकि इजराइल अपने आप में एक मजबूत देश है। वो कैसे? इस प्रकार ध्यान से सुनना इस बात को, ये पॉइंट वाले हैं, आपके 1 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं। इजराइल क्षेत्रफल की दृष्टि में एक छोटा सा देश है। इजराइल का कुल क्षेत्रफल 22,145 वर्ग किलोमीटर है। ये दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित है इजराइल। इसकी जनसंख्या लगभग 80 से 90 लाख है। मैंने कहा ना, इजराइल अपने आप में एक मजबूत देश है। देखो जनसंख्या क्या बता रही है, 80 से 90 लाख, और भारत की 130 करोड़ सिर्फ डाटा में है ये। इसके अलावा कितने होंगे उसकी गिनती गणना में नहीं है। 130 करोड़ ये मोदी जी के मुंह से सुनता हूं, इसलिए बात बता रहा हूं मैं।
किसी घर का मजबूत होना उस घर की जनसंख्या पर भी निर्भर करता है। किसी घर के अंदर 4 व्यक्ति हैं और उस घर की आमदनी अच्छी है, कमाने वाले 4 या 3 हैं उस घर में, तो वो घर अपने आप में एक विकसित घर है। उसको किसी प्रकार की समस्या का सामना उतना नहीं करना पड़ेगा जितना कि एक परिवार में 7 से 8 लोग हैं और कमाने वाला एक। उस घर को अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए कटौती करनी पड़ेगी। तो इजराइल को मैं मजबूत इसलिए कह रहा हूं कि 80 से 90 लाख की जो जनसंख्या थी, जिससे कि उसने अपना चरम सीमा पर विकास किया है। आगे इसमें क्या क्या बात है इजराइल की खासियत, क्योंकि हमें संबंध उसके साथ बनाने के लिए मजबूर किया उसके इजराइल के मजबूत होने से, ये मैं कहता हूं। न तो इतने साल से हमने तो संबंध स्थापित नहीं किया। एक कारण ये भी था कि हमने इजराइल के साथ संबंध स्थापित क्यों नहीं किए। 1947 से भारत आजाद हुआ था। मुसलमान और हिंदुओं की लड़ाई हो के भारत आजाद हुआ। भारत में विभिन्न धर्म के लोग विद्यमान थे और जो मुसलमान भारत में रह गए वो भारत के वासी हो गए। अगर भारत की सरकार इजराइल के साथ संबंध स्थापित करती जो कि इस्लाम के खिलाफ था, तो भारत के मुस्लिम इस बात से नाराज हो जाते। तुष्टीकरण की राजनीति कहा जाता है इसको, कि भारत उस देश का साथ दे रहा है, उस देश के साथ संबंध स्थापित कर रहा है जिस देश के विचार इस्लाम को लेकर सही नहीं है, इस्लाम का वो दुश्मन है। तो यहां पे तुष्टीकरण की राजनीति सामने आ जाती है। एक ये भी कारण था कि भारत ने अपने संबंध उस टाइम इजराइल के साथ नहीं रखे। आगे, ये देश सैन्य क्षमता में बहुत आगे है, सैन्य क्षमता में बहुत आगे। इजराइल विश्व का एकमात्र यहूदी देश है और इजराइल की भाषा हिब्रू है। इसको याद रखना, 1 मार्क्स में आ सकता है कि इजराइल की भाषा क्या है, हिब्रू। आगे, इजराइल में छात्रों को आर्मी ट्रेनिंग दी जाती है। लड़कों को 3 साल की ट्रेनिंग और लड़कियों को 2 साल की ट्रेनिंग करना अनिवार्य है कि वहां के जो छात्र हैं वो भी अपने देश को लेकर एक्टिव रहे। आगे, सैन्य प्रौद्योगिकी में इजराइल बहुत आगे है। नेक्स्ट, इजराइल में आधुनिक हथियार बनाए जाते हैं। इजराइल की अगर बात की जाए तो जितने भी आधुनिक हथियार हैं इजराइल के अंदर पाए जाएंगे। हालांकि इजराइल का क्षेत्रफल कम, जनसंख्या कम, मगर सैनिक रक्षा के मामले में इजराइल बहुत मजबूत देश है। तो इतनी सारी क्वालिटी इजराइल की देखते हुए भारत को इजराइल के साथ संबंध बनाना आवश्यक हो जाता है और इसी को कहते हैं समय की मांग। विदेश नीति का मतलब ये नहीं है कि हमें सिर्फ संबंध स्थापित करने हैं। संबंध स्थापित करने हैं अपने विकास को देखते हुए। अब बात कर लेते हैं वर्तमान में भारत और इजराइल के संबंध के बारे में। जितना भी मैंने अभी शॉर्टकट में आप लोगों को बताया है, 1-2 बार सुन लेना, दोबारा से क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं फिर इस पर लिख के तुम लोगों को समझा दूंगा। वर्तमान में जितनी बातें हैं वो बोर्ड पे मैं लिख के समझाता हूँ। ओके, तो वर्तमान में भारत और इजराइल के संबंध के बारे में चर्चा कर लें। पहला, पिछले 25 वर्षों में दोनों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में बढ़ोतरी हुई है। नेक्स्ट, भारत और इजराइल का 10वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया, यानी कि भारत इजराइल का 10वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन चुका है। आगे, दोनों देशों के बीच कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए द्विपक्षीय समझौते हुए हैं। नेक्स्ट, भारत में अब इजराइल की ड्रिप सिंचाई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। ड्रिप सिंचाई टेक्नोलॉजी, इसको ध्यान से समझना। फॉर एग्जाम्पल, खेत में पौधे लगे हुए, जो भी फसल है वो लगी हुई है। आपने देखा होगा कि खेतों के बीचों में पाइप
बिछी रहती है और उन पाइपों में से बहुत ही हल्के मात्रा में से वाटर फ्लो होता रहता है, जो चारों तरफ मिट्टी को गीला करती रहती है, यानी कि पानी में नमी बनी रहे, जिससे कि पूरा खेत पानी से तर हो। पूरे खेत में अगर मिट्टी में नमी बनी रहेगी, वो भी हल्की नमी, तो पैदावार बहुत अच्छी होगी। यही ये टेक्नोलॉजी है और इस टेक्नोलॉजी को भारत में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, रूस के बाद इजराइल भारत को हथियार बेचने वाला तीसरा बड़ा देश है। देख लो, इजराइल 1948 में एक यहूदी देश बनकर सामने आया और आज इसकी मजबूती आप लोगों के सामने है। नेक्स्ट, दोनों देशों के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं और इनकी नजदीकियां और बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण आतंकवाद का फैलाव। आतंकवाद के फैलाव के कारण ये दोनों देश और नजदीक आए हैं। आतंकवाद के खिलाफ इन दोनों के विचार एक ही हैं। तो ये था हमारा भारत और इजराइल का संबंध। भारत और इजराइल के संबंध के बारे में अगर क्वेश्चन में से कहूं तो मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन नहीं बनेगा भारत और इजराइल के संबंध, क्योंकि 1992 से तो इन दोनों के संबंध शुरू हुए, तो उतनी खास बात नहीं। मगर हाँ, इसमें एक एक मार्क्स की जो पॉइंट है, जो मैंने स्टार्टिंग में इजराइल के बारे में बताया आप लोगों को कि उसकी विशेषता किस तरीके से, उसकी जनसंख्या के बारे में, उसकी भाषा के बारे में, तो उसको प्लीज अच्छे से याद कर लेना। अगर इसमें से अगर मैं आप लोगों को पॉइंट कहूं तो एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, ये 3 पॉइंट 1 मार्क्स में एग्जामिनर पूछ सकता है। मगर अगर मैं कहूँ 4 मार्क्स के लिए भारत और इजराइल के संबंध के बारे में तो बिल्कुल नहीं। मगर चीन के साथ मैं डैम श्योर कह रहा हूँ 110% क्वेश्चन जरूर आएगा चीन के साथ, ये मेरी गट फीलिंग कहती है। पीछे पढ़ाया भी है, आया भी है क्वेश्चन, तो इसलिए बात मैं कह रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब मेरी नेक्स्ट वीडियो इन क्वेश्चन, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर की सीरीज को लेकर होगी। तो मिलते हैं क्वेश्चन आंसर के साथ। तो अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।